कहानी शुरू होती है एक फ्रीजिंग हाईवे से, जहां एक ऑफिस बस एम्प्लॉयज के ग्रुप को स्कीइंग रिजॉर्ट की तरफ ले जा रही होती है। लेकिन जर्नी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती है, क्योंकि बस एक टेरेबल एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है और उसमें मौजूद सभी लोगों की डेथ हो जाती है। डेथ के बाद एम्प्लॉयज की आंखें एक कम्प्लीटली ब्लैंक स्पेस में खुलती हैं। सभी लोग एक लाइन में खड़े हैं, जैसे उन्हें नेक्स्ट लाइफ के लिए प्रोसेस किया जा रहा हो। इसी भीड़ में अराजीतो भी खड़ा होता है। इधर उधर देखने पर उसे रियलाइज होता है कि उसके साथ उसके ऑफिस के सारे शियो वर्कर्स भी मर चुके हैं। तभी एक रिसेप्शनिस्ट अराजीतो के पास आती है। वो उसे एक फ़ोन देती है और बताती है कि रीइंकारनेट होने के बाद उसे गिल्ड में जाकर जॉब के लिए रजिस्टर करना होगा। अराजीतो को अभी तक समझ नहीं आ रहा होता कि एक्चुअली हो क्या रहा है, लेकिन उसके पास सोचने का टाइम भी नहीं होता। अगले ही मोमेंट रिसेप्शनिस्ट उसे एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड में भेज देती है। अराजीतो की आंखें खुलती हैं लैब्रिंथ कंट्री में। ये एक मिडीवल स्टाइल कंट्री है, जहाँ लोग ट्रेडिशनल कपड़ों में घूम रहे हैं और पूरा एनवायरनमेंट किसी पुराने फैंटेसी वर्ल्ड जैसा लग रहा है। और बीच में ऑफिस क्लोथ्स पहना अराजीतो खुद को देखकर बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस फील करता है। इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अराजीतो गिल्ड पहुंचता है ताकि अपनी न्यू लाइफ के लिए एक जॉब रजिस्टर कर सके। लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी नज़र एक फेमिलियर फेस पर पड़ती है। वो उसकी फॉर्मर शियो वर्कर शेरिया होती है। शेरिया अपने लिए श्राइन मेडन का जॉब रजिस्टर करवाती है और वहां से निकलने लगती है। तभी एक वुमन एडिया उसे रोक लेती है और अपनी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर देती है। शेरिया बताती है कि वो इस वर्ल्ड में बिल्कुल न्यू है। एडिया को पहले से पता होता है कि नए रीइंकार्नेटेड लोग इस कंट्री में आते हैं, इसलिए वो शेरिया की सिचुएशन समझ जाती है। लेकिन एडिया की प्रॉब्लम कुछ और है। वो एक वैंगार्ड है, यानी बैटल की फ्रंट लाइन पर फाइट करती है। उसकी फाइटिंग स्पीड इतनी ज़्यादा है कि नॉर्मल रियर गार्ड्स के लिए उसके पेस के साथ चलना मुश्किल पड़ता है। इसी वजह से उसे अपनी पार्टी के लिए एक ऐसे टीममेट की ज़रूरत है जो उसके साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर सके। एडिया को शेरिया रिक्रूट करते देखकर आसपास के कुछ लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। उनके अकॉर्डिंग एडिया पावरफुल ज़रूर है, लेकिन उसकी एक स्ट्रेंज कंडीशन की वजह से उसके साथ पार्टी बनाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन एडिया उनकी बातों को इग्नोर करती है। शेरिया भी ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। एडिया के फेस पर तुरंत स्माइल आ जाती है और दोनों साथ में वहां से निकल जाती हैं। उधर अराजीतो अभी भी गिल्ड काउंटर पर खड़ा होता है। रिसेप्शनिस्ट उससे रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछती है और अपना नाम लुइसा बताती है। लुइसा समझाती है कि लैब्रिंथ कंट्री में बिना रजिस्टर्ड सीकर बने कोई भी पर्सन लैब्रिंथ के अंदर एंटर नहीं कर सकता। अराजीतो रजिस्ट्रेशन की बात समझ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में एक और बड़ा क्वेश्चन होता है। ये कंट्री एक्चुअली है क्या? लुइसा बताती है कि जो लोग अपनी प्रीवियस लाइफ में मर जाते हैं और रीइंकारनेट होते हैं, उन्हें इस कंट्री में सीकर्स के रूप में नई लाइफ मिलती है। यहाँ के नेटिव पीपल के साथ मिलकर इन सीकर्स का मेन काम लैब्रिंथ्स को एक्सप्लोर करना होता है। ये सुनकर अराजीतो को फाइनली रियलिटी हिट करती है। वो सच में मर चुका है। शॉक के प्रेशर से उसके सिर में अचानक पेन होने लगता है। लुइसा कंसर्न होकर हीलर बुलाने की बात करती है, लेकिन अराजीतो समहाउ रीअश्योर करता है कि वो ठीक है। फिर वो रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करने को कहता है। लुइसा उसके फ़ोन की तरफ देखती है और बताती है कि उसका जॉब डिस्क्रिप्शन अभी ब्लैंक है। इस कंट्री में हर पर्सन को अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब चूज करने की फ्रीडम दी जाती है। इसलिए अराजीतो को खुद डिसाइड करना होगा कि वो किस प्रोफेशन के लिए सबसे सूटेबल है। अराजीतो कुछ देर सोचता है। उसके दिमाग में तुरंत उसकी प्रीवियस लाइफ के सीन्स फ्लैश होने लगते हैं। ऑफिस में उसकी यंग बॉस इग्राशी उसे कॉन्स्टेंटली ओवरवर्क करवाती थी। हर वक्त प्रेशर, एंडलेस टास्क्स और कॉर्पोरेट डिमांड्स ने उसकी लाइफ को एग्जॉस्टिंग बना दिया था। लेकिन अब सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है। पहली बार अराजीतो के पास अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेने का चांस है। इसलिए वो सोचता है कि इस बार ऐसा काम चूज करेगा जो उसे थोड़ी पीसफुल लाइफ दे सके। वो अभी अपना डिसीजन लेने ही वाला होता है कि अचानक उसके पीछे से एक फेमिलियर वॉइस आती है। अराजीतो पलट कर देखता है और सामने इगराशी खड़ी होती है। उसकी अपीयरेंस देखकर अराजीतो इतना स्टार्टल्ड होता है कि इगराशी उसके रिएक्शन से अनॉयड हो जाती है। लेकिन खुद इगराशी भी इस मिडीवल वर्ल्ड को देखकर काफ़ी कैजुअली रिएक्ट करती है। उसके लिए पूरा एनवायरनमेंट एक जायंट कॉस्प्ले पार्टी जैसा लग रहा होता है। फिर भी वो अपनी सिचुएशन एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि अब वापस जाने के लिए कोई दूसरी जगह है ही नहीं। कन्वर्सेशन के बीच इगराशी कैजुअली मेंशन करती है कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसे मॉन्स्टर्स हंट करने पड़ेंगे। अराजीतो ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। मॉन्स्टर्स? उसे इस वर्ल्ड के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। तब इगराशी एक्सप्लेन करती है कि मॉन्स्टर्स को डिफीट करना एक्चुअली सीकर्स के इंपॉर्टेंट ड्यूटीज में से एक है। और यहीं अराजीतो को समझ आता है कि उसकी न्यू लाइफ उतनी पीसफुल नहीं होने वाली जितनी उसने सोची थी।
इगराशी उसे वार्न करती है कि जॉब और पार्टी चूज करते वक्त बहुत केयरफुली डिसीजन लेना होगा। लैब्रिंथ के अंदर डेंजर रियल है और गलत चॉइस उसकी लाइफ को खतरे में डाल सकती है। फिर इगराशी सीधा अराजितो से पूछती है, आखिर उसने अपने लिए कौन सा जॉब चूज किया है। इगाराशी के साथ काम करते हुए अराजितो उसकी काफी हेल्प किया करता था। शायद इसी वजह से इगाराशी सीक्रेटली चाहती थी कि अराजितो ऐसा जॉब चूज करे जो उसकी क्लास के साथ अच्छा सिनर्जी बना सके। लेकिन अराजितो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वो दोबारा इगाराशी के अंडर काम करने लगा तो न्यू वर्ल्ड में भी उसकी लाइफ बॉस के ऑर्डर्स फॉलो करते करते निकल जाएगी। इसी बीच अराजितो उससे पूछता है कि उसने कौन सा जॉब चूज किया है। इगाराशी नोटिस करती है कि अराजितो अभी भी उससे बिल्कुल फॉर्मल तरीके से बात कर रहा है। उसे बुरा लगता है क्योंकि वो चाहती थी कि रीइंकार्नेशन के बाद दोनों के बीच थोड़ी क्लोजनेस आए। लेकिन अपनी फीलिंग्स ओपनली बताने के बजाय वो चुप रह जाती है। फिर वो अपना जॉब रिवील करती है, वैल्करी। इस क्लास के थ्रू इगाराशी सोर्ड और स्पीयर जैसे वेपन्स यूज कर सकती है और साथ ही स्पिरिट मैजिक भी हैंडल कर सकती है। अराजितो उसकी एबिलिटी सुनकर सरप्राइज्ड होता है। इगाराशी के अकॉर्डिंग मल्टीपल रूल्स होना एक्चुअली एक एडवांटेज है। इस अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड में अगर एक रूल काम ना करे तो दूसरी एबिलिटीज उनकी सर्वाइवल और फ्यूचर जॉब दोनों को सिक्योर कर सकती हैं।